मैं इस समय दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मौजूद हूँ। यहाँ किसान नेता बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर से किसान एकत्रित हुए हैं। किसानों ने यहाँ बाबा टिकैत को श्रद्धांजलि देते हुए तमाम जो केंद्र सरकार द्वारा जो जो योजनाएं की चलाई जा रही हैं या जो कृषि काले कानून हैं उनको लेकर केंद्र सरकार पर ज़बरदस्त निशाना साधा। किसानों ने एक बार फिर कहा कि ये वक्त एक बार फिर आ गया है कि आंदोलन किया जाए, क्योंकि बाबा टिकैत का जो रास्ता था वो आंदोलन का ही रास्ता था और हम चाहेंगे कि एक बार फिर बाबा टिकैत के रास्ते पर चलते हुए हम लोग आंदोलन शुरू करें और इस जो तानाशाही सरकार है उसके खिलाफ एक बार फिर हम आवाज उठा सकें। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। क्रांतिकारी लोग हैं जो हाउस में अपनी बात, किसान की बात, गांव की बात मजबूती से उठाते हैं। एक विचारधारा के लोग हैं, सुधाकर जी हो, संजय सिंह हो, दीपेंद्र भाई हो, हरिंदर मलिक हो, वहां पे भी मिलकर अगर ठीक रहोगे और टाइट से आवाज उठाते रहोगे तो ये देश आपकी हम भी रिकॉर्ड करेंगे यार। हमें भी देखो, आप आ रहे हैं हमारे पीछे भी दिखा करो। बच्चे बोलते नहीं, वहां पे जो सत्ता वाले बात सुनते रहते हैं मगर अंदर बहुत नरम से दिख रहे, बाहर बहुत केड़ दिख रहे। लेकिन इनका इलाज ये देश का किसान ही करता है, बाहर भी करते हैं। भैया थोड़ा सा दोनों जगह से आवाज उठनी चाहिए, अंदर हाउस से भी उठनी चाहिए और बाहर सड़क से भी। और सुरेंद्र जी का भी हम धन्यवाद करेंगे कि जम्मू कश्मीर से भी हमारा पुराना संबंध रहा है। माता वैष्णो देवी हर घर से आदमी वहां पर जाता है और अब जैसे बच्चों की छुट्टी पड़ जाएगी तो सिफारिशें जानी शुरू हो जाएगी कि दर्शन करो, क्योंकि छुट्टी में पहुंच जाते हैं। तो माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद हम सबको बना रहे। आप सब लोग जो यहाँ पर आए सबका धन्यवाद, क्योंकि यहाँ कम लोग ही आज बुलवाए थे। छोटा वो था लेकिन है ठीक है हर साल। ये 1-2 दिन पहले, 4 दिन पहले यहाँ पे एक प्रोग्राम हो जाना चाहिए। वो चाहिए अक्टूबर का प्रोग्राम हो, जन्मदिन का हो या श्रद्धांजलि सभा हो, कोई ना कोई एक प्रोग्राम दिल्ली में भी हो जाए। जो दिल्ली के आसपास के लोग हैं यहाँ पे लोग आ जाए। और जो कल का प्रोग्राम रहेगा, कल वो सब जगह प्रोग्राम अब अपने क्षेत्र में, अपने गांव स्तर पे, जिले स्तर पे, तहसील स्तर पे कल सब जगह प्रोग्राम उनके रहेंगे। रक्तदान के प्रोग्राम रहते हैं, हॉस्पिटल में भोजन के रहते हैं, लंगर चलाते हैं, शरबत पानी का चलाते हैं। तो ये सब प्रोग्राम कल रहेंगे। तो आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो साहब के विचारों से सभी लोग सहमत हैं, जो अपने संघर्ष किए, तुमसे सभी लोग सहमत है। उनके जो संघर्ष है वे हमेशा याद करे जाएंगे। और जो ये आंदोलन भी रहा, ये भी आप सब लोगों का सहयोग रहा, जो साहब का आशीर्वाद रहा, उनकी प्रेरणा रही, चौधरी चरण सिंह जी की प्रेरणा रही, छोटराम जी के विचारधारा सब साथ में रही। तो ये आंदोलनकारियों की विचारधाराएं थी जो ये इतना लंबा आंदोलन चला। तो आगे भी कोई भी आंदोलन होगा तो फिर चलेगा, क्योंकि हमारे महापुरुष हमारे बीच में है, उनकी विचारधारा हमेशा हमारे बीच में है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पैदा करी कि इस लोकतंत्र में कितने बड़े बहुमत से कोई सरकार बने हो, लेकिन अगर किसान एक हो जाए तो सरकार को भी झुकना पड़ेगा। ये उनकी बहुत बड़ी देन, बहुत बड़ी शक्ति थी। आज उसको हमें याद करने की आवश्यकता है, आज के संदर्भ में याद करने की आवश्यकता है। मुझे याद है वो दिन 2011 में जब जॉय साहब का स्वर्गवास हुआ। हुड्डा साहब उस समय चंडीगढ़ में थे, हम सब चंडीगढ़ में थे। वहाँ से वो पहुँचे गांव में और हुड्डा साहब ने, मुझे याद है जब हम चल रहे थे तो एक ही बात कही कि आज देश को इतना बड़ा नुकसान हुआ है, इसकी पूर्ति संभव नहीं। उनके जो ये शब्द थे, उन शब्दों की गहराई को और वजन को आज मैं समझ सकता हूँ। जब आज मैं देखता हूँ देश में किसान के साथ जो अन्याय हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है,
तो उस बात को, उनके शब्दों की गहराई को और सच को मैं महसूस कर सकता हूँ एक नौजवान के नाते। लेकिन मैंने जैसे कहा कि उनकी आवाज जो गूंजी थी उसकी गूंज सुनाई देनी चाहिए देश में। ये आज और हमारा और आपका संकल्प होना चाहिए, तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और वो गूंज सुनाई दी जब ये 3 कृषि कानून आए और जो आंदोलन किसान ने किया इन 3 काले कानूनों को वापस करने के लिए। और मैं इसके लिए राकेश टिकैत जी का मैं विशेष तौर पर इनको मैं धन्यवाद करता हूं और अपनी तरफ से मैं इनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। क्योंकि देखो, महात्मा थे बाबा टिकैत, वो किसी विरासत में पैदा नहीं हुए थे। जो साहब, वो कोई विरासत में पैदा नहीं हुए थे। वो उन्होंने जो देश के किसान के लिए किया हुए ट्रम्प, उसको वो दिखाई दे रहा ट्रम्प। रशिया हमारा पड़ोसी है, पत्थर फेंके तो रशिया जाता। वेनेजुएला से तेल लो, जहां हम खड़े हैं उसके नीचे वेनेजुएला, पाताल लोक में वेनेजुएला, जिसका 2nd ग्रेड का ऑयल, जिसको सफाई करने में 4 गुना श्रम लगेगा, जिसको यहाँ पहुंचने में 200 गुना खर्चा ज्यादा आएगा, उससे तेल हम लेंगे। हम अपने पड़ोसी तेल नहीं लेंगे, अपने पड़ोसी से बात नहीं कर सकते। हम अपने आप को कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री। आज हम फंसे हुए हैं। बाबा टिकैत लड़ रहे थे इसी बात को लेके। हमने अमेरिका, आज से नहीं हो रहा ये, दीपेंद्र जी, कांग्रेस भी इन्हीं समझौतों की तरफ जाती थी। लेकिन कांग्रेस में ये था, जब हम आंदोलन करते थे तो वो हमारी लिहाज करके उसको पेंडिंग डाल देती थी। हमने इन्हीं समझौतों को 20 साल तक पेंडिंग रखवाया। लेकिन ये तो निर्लजता के साथ, बहुत ही निर्लजता के साथ कह रहे हैं कि करेंगे। हमारी लड़ाई तो निरंतर है। हम तो इशू को लेके लड़ते हैं, हमें किसी पार्टी की कोई लिहाज नहीं। इशू तब भी थे और इशू आज भी है। लेकिन हम कांग्रेस के ज्यादा नंबर इसलिए देते हैं कि जो भी समझौते की तरफ सरकार बढ़ी और जब हम लड़ने के लिए खड़े हुए तो कांग्रेस ने 2 कदम पीछे किए और वो पेंडिंग चलता रहा। आज की परिस्थिति बहुत ही खराब है। आज एक ऐसा निरंकुश देश की कुर्सी पे बैठा जो ये कहता कि जो मैंने सोच लिया वो करूंगा। क्या होती है जनता और क्या होते हैं लोग। तो आज बाबा टिकैत की लड़ाई को बहुत ही मजबूती से लड़ने की आवश्यकता है। और एक समझौता नहीं है। हम अभी न्यूजीलैंड से किया, न्यूजीलैंड से किया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड क्या भेजेगा? क्या है न्यूजीलैंड के पास? दूध है, दूध है मैक्सिमम उसके पास, दूध है, सब्जियां हैं। दूध अगर हमारे यहाँ आता, दूध किसान की 2nd इकोनॉमी नहीं 1st इकोनॉमी हो गई है। फसल के दाम तो मिले ना मिले, दूध के दाम मिल जाते। और दूध बेचने के लिए पशुपालन में ना किसान को कोई दूसरी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, ना उसको कोई ढांचा बनाना पड़ता है। सब कुछ मौजूद है। मौजूदा सिस्टम में, मौजूदा संसाधन में किसान दूध पशुपालन के माध्यम से अपना गुजारा कर सकता है। न्यूजीलैंड से समझौता हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ हम बढ़ रहे हैं, बार बार इंग्लैंड की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 32 समझौते हैं हमारे जो पाइपलाइन में। जिस टेक्नोलॉजी का हम विरोध कर रहे थे महात्मा टिकैत के विरोध में, वो मंडरा रही है हमारे पास, सरसों पे आ रहा है। ब्रिंजल हमने रुकवाया था कांग्रेस के टाइम में, ब्रिंजल आ गया था। वो मैंने जब बताया कि कांग्रेस 2 कदम पीछे खींच लेती थी, वो ब्रिंजल जब उस पर हमारा विरोध हुआ तो जयराम रमेश जी जब मंत्री थे उस समय, उन्होंने पूरे देश में जाके किसानों को सुना। और जब उनको एहसास हो गया कि देश भर का किसान इसके विरोध में है तो उसको पेंडिंग डाल दिया गया। आज तक पेंडिंग है वो। लेकिन ये तो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ट्रायल हो रहे हैं, किसान से छुपाया जा रहा। बीटी राइस आपके टाइम, हुड्डा साहब के टाइम में बीटी राइस का ट्रायल था,
करनाल हम गए, करनाल हमने जाके उसको जला दिया ट्रायल फील्ड को। अब भी मुकदमा पेंडिंग ही है, लेकिन निर्णय लिया गया कि भविष्य में बीटी पे कोई ट्रायल नहीं होगा। निर्णय लिया गया, आज ट्रायल हो गए, बीटी क्रॉप्स के ट्रायल हो गए। बीटी कॉटन 2003 में आया तो हम 3350 वैरायटी थी कॉटन की हमारे पास। आज 2026 में हमारी नेटिव वैरायटी बाजार से गायब है। हम बीटी पे निर्भर है टोटल, और बीटी फेल हो गया। बीटी फेल हो गया है। सरकार ने बीटी को मॉन्सेंटो को कहा कि इसकी सेकंड जनरेशन हमको दे दो, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। आपके पास विकल्प नहीं, आप अपने बीज खत्म कर गए, आप बीटी आपका फेल हो गया। उस फेल हुए बीज को किसान आज बीज रहा, ये हमारी स्थिति है। और वो एक बीटी के साथ है, जैसा मैंने कहा कि हम 400 फसलें पैदा करते हैं। अगर सबके साथ ये हो गया तो खाद्य संपूर्णता की बात करते हैं हम, खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं हम। कहाँ से खाद्य सुरक्षा हो? जब हमारा बीज नहीं रहेगा, हमारी बौद्धिक संपदा खत्म हो जाएगी, हमारी नेटिव वैरायटी खत्म हो जाएगी। तो मैं ये बातें लंबा इसलिए कर रहा हूँ कि चौधरी टिकैत की लड़ाई का सेकंड फेज, और जो बहुत ही घातक और बहुत खतरनाक हमारे सामने खड़ा, हम उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं। शब्दों की श्रद्धांजलि से काम नहीं चलेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी, खड़ा होना पड़ेगा, आंदोलन की तैयारी करनी पड़ेगी। जैसा अभी विजेंद्र जी कह रहे थे कि हम भूल गए हैं, सैकड़ों दफे हमारे किसानों ने उनके नेतृत्व में गिरफ्तारी दी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिछले टिकैत साहब के जाने के बाद यूनियन के कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी देनी छोड़ दी, फ्री रेल की सवारी छोड़ दी है, दिल्ली का रास्ता भूल गए हैं, गिरफ्तारी देनी छोड़ दी है। जब तक इस दिल्ली में आगे फिर दिल्ली की छाती पे मूंग नहीं दड़ी जाएगी, जब तक जेलें नहीं भरी जाएंगी, तब तक ये निरंकुश हटने वाले नहीं है। चौधरी टिकैत को सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि जो राह वो दिखा के गए हैं, उससे भी तेज धार के साथ हम मुकाबला करने के लिए तैयार रहें। यही मेरी आपसे प्रार्थना है, यही टिकैत साहब को सच्ची श्रद्धांजलि है। जय हिंद, जय किसान। आप क्यों नहीं बंद कर रहे हैं एक्सपोर्ट को? इंपोर्ट हम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? जब तेल का देश में क्राइसिस हो तो आज पहला सरकार का चिट्ठी निकलना चाहिए था। आप देश के किसानों से अपील कर रहे हैं, देश के कारपोरेट से अपील कर रहे हैं, देश के नेताओं से कर रहे हैं कि आप तेल का इस्तेमाल ना करें। सही बात है, लेकिन तेल की कमी नहीं, तेल हमारा विदेश में जा रहा है। अमेरिका इसी शर्त पर ईरान और रूस से तेल लेने की खरीद करने की छूट दिया कि ये तेल आप अपने यूज नहीं करेंगे, इसको प्रोसेस करके मेरे हिसाब से यूरोप और उनके अलायंस जो नाटो के देश हैं उसको तेल ऊर्जा सुरक्षा के गारंटी देंगे। यह बात छुपा हुआ है, न मीडिया में चर्चा आ रहा है, न हमारे लोग चर्चा में कर रहे हैं। अगर तेल की कमी है तो रिलायंस रिफाइनरी का एक भी बूंद एक्सपोर्ट विदेश में निर्यात क्यों हो रहा है? मोदी जी इसका जवाब चाहिए। हम तो तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ी सवाल। एक तरफ कह रहे किसान जैविक खेती के लिए आप फर्टिलाइजर को कम कर दे। कौन कह रहा है फर्टिलाइजर यूज करना चाहते हैं? कोई किसान नहीं। 60 के दशक में याद कर लीजिए, हम लोग जैविक खेती करते थे। जो भी सरकार रही, फूड सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए यूरिया को गांव-गांव में फ्री डेमोन्स्ट्रेशन होता था। 4 नंबर यूरिया होती थी, गांव-गांव में उसकी छिटाई करके दिखाता था डेमोन्स्ट्रेशन में कि देखो उत्पादन बढ़ता है। हम लोगों ने भी उत्पादन बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर लिया। लेकिन आज पेस्टिसाइड बिल, हम लोग कह रहे हैं कि पेस्टिसाइड का हो या फर्टिलाइजर का मामला हो, कानून बनाइए, किसानों को सब्सिडी दीजिए। यहाँ तो कंपनियों को सब्सिडी दी जाती है। फर्टिलाइजर बनाने वाले जो कंपनियां हैं वो कंपनियों को सब्सिडी दी जाती है और उसका हिसाब किसके मध्य बढ़ दिया जाता है कि हम किसानों को दिए। जब आपको किसानों को ही सब्सिडी है यूरिया पर, डीएपी पर, तो हमको सीधे खाते में सब्सिडी दीजिए। क्यों? क्योंकि 30 से 40% देश में फर्टिलाइजर या तो बांग्लादेश, नेपाल
जिसको हम कहते हैं अवैध तरीके से उसको तस्करी के जरिए चला जाता है, या दूसरे इंडस्ट्रियल यूज के लिए जहां यूज हो रहा है उसका भी सब्सिडी का हिसाब किसानों के मत्थे मढ़ा जा रहा है। जिस दिन किसानों को फर्टिलाइजर एक्ट 1985 में संशोधन करके किसानों को आप जो ही सब्सिडी दे देंगे 40% खर्चे घट जाएंगे भारत सरकार के। तो सवाल पैदा होता है कि देश के कॉर्पोरेट को आप फायदा देने के लिए आप अपनी नीति को बनाते हो, चलाते हैं, और उसका जो बिल भरने की बात आती है वो किसानों के नाम से रसीद काट देते हैं कि किसानों को हमने अनाज खरीद में सब्सिडी दिया, फर्टिलाइजर सब्सिडी में खर्च दे दिया। अब एक सवाल है कि दुनिया क्या चाहती है। मैं बात 2 मिनट में खत्म करना चाहता हूं। ये हमारे लिए अब जमीन पर नजर हो गई है। जो अमेरिकी जो साम्राज्यवाद की जो व्यवस्था है वो भारत के किसानों के खेतों पे नजर गड़ाए हुए है। एक समझौता हुआ है, अमेज़न ने कार्बन क्रेडिट के लिए भारत के एक स्टार्टअप से 300 करोड़ का समझौता किया है। कार्बन क्रेडिट को लड़का स्टार्टअप से कहां से इकट्ठा करेगा? वो हम जो धान की खेती करते हैं उसमें जो हम कार्बन सिंक करते हैं और जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं उसको मैप करके अमेज़न कार्बन क्रेडिट परचेज करेगी, उसका 300 करोड़ रुपए स्टार्टअप को मिलेगा। लेकिन किसान को क्या मिला इसमें? सबसे बड़ा सवाल है। हम वो जो बाग लगाते हैं, जो धान गेहूं पैदा करते हैं, हम जो कार्बन उत्सर्जन को रोकते हैं, उसका हमको पैसा मिलना चाहिए किसानों को कार्बन क्रेडिट के तौर पे। लेकिन नहीं, जो भी पैसा आया विदेश से, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के जरिए जो हासिल हुआ कई ट्रिलियन डॉलर, वो यहाँ के देश के कॉर्पोरेट के अडानी साहब के यहाँ चला गया, अंबानी साहब के यहाँ चला गया सौर ऊर्जा के नाम पर। हमारा जो किसान जो कार्बन सिंक करता है अपनी खेती के जरिए और हम ऑक्सीजन जो पैदा करते हैं पेड़ पौधा के जरिए, उसका वैल्यू कितना हुआ? उसके वैल्यू को अगर जोड़ दें तो भारत सरकार के बजट के बराबर होगा। और वो पैसा हमको अगर मिलता तो हमारे किसान आज समृद्ध होते। केवल अनाज से ही नहीं, अनाज के फसल से जो कार्बन क्रेडिट होता वो एक अलग आमदनी हमारे लिए पैदा होता। लेकिन नहीं, सारी नीति इस देश में बनाई जा रही है वो कॉर्पोरेट के लिए बन रही है, न कि किसानों के लिए बन रहा है। और किसानों को हमेशा बलि का बकरा बनाने के लिए यह मुफ्तखोर की, क्योंकि टीवी चैनल पर राजकुमार भाटी जी बैठते हैं, किसानों को इस तरह से पेंट किया जाता है कि भारत के किसान कोई मुफ्तखोर कम्युनिटी है और सरकार बहुत सारा पैसा उनमें लगा देती है। ये चर्चा में रहता है। 17 लाख करोड़ किसान कर्जे माफ हो गए अडानी अंबानी के, किसानों के केसीसी माफ नहीं हुए, इस पर कोई चर्चा नहीं। हमारे कितने कर्जे होंगे? 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख करोड़ होंगे। हमारा भी माफ हो जाता तो क्या बिगड़ जाता? हम तो क्यों नहीं मना कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट का कर्जा नहीं माफ करें, लेकिन कॉर्पोरेट का कर्जा माफ कर रहे हैं तो कुछ पैसा हमारा भी किसानों के कर्जे हैं जो ट्रैक्टर हार्वेस्टर में लिए हैं, कुछ पैसा हमारा भी माफ हो जाना चाहिए। लेकिन कोई चर्चा नहीं इस पर, सरकार में बैठे हुए। तो आज मैं श्रद्धांजलि देते हुए महेंद्र सिंह टिकैत जी ने जो हमको बीज से लेके बाजार तक की जो संप्रभुता की लड़ाई लड़ते हुए जो उन्होंने दिया है हमारे पीढ़ी को, या कैसे बचे इसके लिए भी हमको संघर्ष पे जाना होगा। और जो नए कॉर्पोरेट या जो अमेरिकी जो गुलामी है, जो नई नीतियों के जरिए पार्लियामेंट्री सिस्टम का दुरुपयोग करते हुए जो सरकार ने षड्यंत्र रचा है, उसके बारे में भी मैंने विस्तार से 3-4 विषयों को बताया है, जो अगले आने वाले सत्र में हो सकता है कि कानून पास करने का प्रयास करें। गदा देवी। एक मिनट आप ऐसे ना, आप पीछे से आने एक कप दे दो बस ऐसे ही आप भी डाल दो। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा अगले वक्ता के रूप में, भाई आप बैठ जाएं, खड़े ना हो। और जो भाई